नई बहू के जादुई हाथ। देवी के बेटे राजवीर से हो जाती है, जिसके बाद वह बहू बनकर ससुराल आ जाती है। उसके चेहरे पर खुशी की चमक होने के बजाय एक अलग ही उथल पुथल उभरी हुई थी। तभी उसकी सास शकुंतला कहती है, रुचिका बहू, जल्दी से इस कलश को अपने शुभ कदमों से ससुराल में बिखेर कर गृह प्रवेश कर। जी माँ जी। सुन बहू, शादी ब्याह के भाग दौड़ में तू थक गई होगी। आज रात निश्चिंत होकर नींद पूरी कर ले, क्योंकि असल मायने में ससुराल का सफर तो कल की पहली रसोई से शुरू होगा। खाने के नाम भर से ही बहू बेचारी बड़े खौफ से भर जाती है और आधी रात बिस्तर पर आंखें खोले खुद में फुसफुसा पड़ती है। सासू माँ के मन में अपनी नई बहू के हाथों बने खाने को लेकर कितने अरमान बंधे हैं। पता नहीं कल क्या होगा जब उन्हें ये पता चलेगा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। ये खौफ मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। सुबह होने पर रुचिका साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर रसोई घर में पहुंच जाती है। तभी उसकी सास रसोई में आती है। प्रणाम माँ जी, सदा सुहागन रहे। अच्छा सुन बहू, जैसा कि मैंने तुझे कल रात बताया था, तो तू पहली रसोई में पूरी, छोले और मीठे में हलवा बना देना। मैं मंदिर जा रही हूँ। सास के चले जाने पर बहू कहती है, मैं जानती हूँ कि आज के इस खाने के रस्म के बाद माँ जी मुझे घर से चलता कर देंगी, मगर मैं कोशिश करूंगी। बहू माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर खाना बनाने में लग जाती है। तभी उसके दोनों हाथ बिना रुके खुद ब खुद खाना बनाने में चल पड़ते हैं। ये मेरे हाथों को हुआ क्या है? ये खुद ब खुद खाना कैसे बना रही हैं, जबकि मुझे इस बात का इल्म ही नहीं कि इस खाने में कितना मिर्च मसाले डालने चाहिए। अभी सिर्फ 15 मिनट ही बीते थे, उतने में नई बहू ने अपने हैरत अंगेज हाथों से पहली बार रसोई का खाना बनाकर मेज पर परोस दिया। ये देखकर राजवीर बोलता है, अरे वाह रुचिका, इतने कम समय में तुमने खाना तैयार कर दिया। अरे बहू, इतनी जल्दी खाना बना दिया? तूने कहीं नंबर 1 बढ़ाने के लिए हड़बड़ाहट में अपने हाथों से कच्चा पक्का खाना तो नहीं बना लाई? मगर माँ, खाने की खुशबू तो बड़ी जायकेदार है, खाकर ही तय तकाजा कर लेते हैं ना। फिर बहू अपनी सास और पति को खाना परोसती है, जिसे खाकर सास अपनी बहू के हाथों की वाहवाही करते हुए कहती है, अरे वाह बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। क्या जायकेदार खाना बनाया है तूने, तन मन खुश कर दिया। तेरे हाथों में साक्षात माँ अन्नपूर्णा बिराजे बैठी है बहू। सास के मुंह से तारीफ सुनकर नई बहू बोलती है, अब मैं माँ जी को कैसे बताऊं कि जिन हाथों ने ये खाना बनाया है वो खुद मेरे बस में ही नहीं थे। नई बहू सारा दिन अपने कमरे में बैठकर हाथों को निहारती है। तभी एक साया उसके सामने आ खड़ा होता है। रुचिका बेटी। माँ आप? अच्छा हुआ जो आप मेरे सामने आ गई। माँ, मेरे हाथों को पता नहीं क्या हो गया, आज रसोई में ये खुद ब खुद खाना बना रहे थे। रुचिका, मैं वही राज तुम्हें बताने आई हूँ। हमारे घराने की बेटियों के हाथों को पुरखों के समय एक वरदान मिला था। कैसा वरदान माँ? दरअसल तुम्हारे दादा परदादा हर महीने की पूर्णिमा को भूखे भिखारियों को खाना खिलाते थे। इसलिए माँ अन्नपूर्णा ने खुश होकर फलस्वरूप ये वरदान दिया कि हमारे घर की बेटी की शादी के बाद पहली रसोई की रस्म में उसके दोनों हाथ नई बहू के जादुई हाथों में बदल जाएंगे। तुम्हारी जादुई हाथ किसी भी हालत में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। अलविदा बेटी। उस रोज से नई बहू रोजाना अपने जादुई हाथों से स्वादिष्ट खाना बनाया करती। एक सुबह शकुंतला अपनी बहू से बोलती है, अरे रुचिका बहू, जरा यहाँ तो आना। जी सासू माँ, आपने बुलाहट दी? हाँ बहू, वो क्या है, आज ना सुबह से तेरी सास को खीर खाने का बड़ा मन है, बना दोगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी, सास का हुक्म सर आंखों पर। बहू झटपट से रसोई में आ जाती है और अपने जादुई हाथों से बोलती है, चल मेरे जादुई हाथ, दे दो नई बहू का साथ। मेरी सासू माँ को खीर खाना है, तुम जल्दी से खीर का सामान यहाँ स्लैब पर रख दो। इतना कहते ही नई बहू के जादुई हाथ लंबे होकर हवा में लहराते हुए दराज में रखे खीर बनाने के सभी सामान को स्लैब पर बटोर देती है, जिसके बाद बहू के जादुई हाथ खीर बनाना शुरू करती हैं। देखो मेरे जादुई हाथ, खीर का दूध का खौल आ चुका है। अब चावल डालने की बारी। मुझे बताओ, इतने दूध में कितना चावल जाएगा? बहू को उसके सवाल का जवाब मिल जाता है जब उसके दोनों जादुई हाथ 2 अंजुल चावल और 4 मुट्ठी चीनी डालकर पतीले में पका रहे खीर को घुमाने लगते हैं। कुछ देरी के बाद बहू के जादुई हाथ रुक जाते हैं। लगता है खीर पूरी तरह से पककर खाने के लिए तैयार हो गई, इसलिए मेरे जादुई हाथ रुक गए।
फिर बहू एक कटोरी खीर लेकर अपनी सास के पास लाती है, जो मेज पर बैठी हाथ मलते हुए कहती है, अरे वाह बहू, खीर की खुशबू तो बड़ी ही लाजवाब आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रसोई में रसमलाई पक रही हो। जल्दी से परोस दे, खीर खाने के लिए मेरी जीभ लपलपा रही है। सास में शुमार खीर खाने की खुमारी देखकर बहू जोर जोर से हंस पड़ती है। तभी खीर की खुशबू से मांद कर मोहल्ले की औरतें शकुंतला के घर में घुस आती हैं। अच्छा, तो ये खीर की खुशबू हमारी सखी शकुंतला के घर से आ रही थी। तू तो बड़ी चंट चटोरी निकली शकुंतला, अकेले अकेले ही नई बहू के हाथों का स्वाद चखे जा रही है। ला दे, अब तो ये खीर तो हम सहेलियों की खुराक बनेगी। ये देखकर अपनी सहेलियों के आगे सास के होठ जैसे सिल जाते हैं। बहू सभी को अपने हाथों से खीर परोसती है, जिसे खाकर पड़ोसन बोलते हैं, अरे वाह, बहुत खूब नई बहू, तेरे हाथों में तो जादू भरा है। कसम से कहती हूँ, ऐसा लग रहा है कि खीर में अमृत घुल मिला हो। तेरे तो भागे खुल गए शकुंतला, जो इतनी गुणी बहू मिली है। बहू के हाथों के स्वाद के आगे तो बड़े बड़े हलवाई भी फीके पड़ जाएंगे। अरे तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली रज्जो, और लाखों में एक बहू मिली है हमारी सहेली को, तभी तो रोजाना इसके घर की रसोई से लजीज स्वादिष्ट खाने की खुशबू आती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। नई बहू अपने जादुई हाथों से सास की हर एक पूरी पकवान खाने की ख्वाहिश को मिनटों से पहले पूरा कर देती। फिर एक दिन राजवीर रात को जब घर लौटता है तो अपनी बीवी से बोलता है, रुचिका, तुम्हें पता है, तुम जो मेरा टिफिन देती हो ना, ऑफिस का सारा स्टाफ मिलकर उसे सफा चट कर जाता है। इसलिए कल मेरे सीनियर शैलेश सर हमारे घर आ रहे हैं। उन्हें तुम्हारे हाथों का बना इंडियन कॉन्टिनेंटल खाना चखना है। क्या तुम बना पाओगी? हाँ राजवीर, मैं बनाऊंगी, आप उन्हें बुला लीजिए। अगले दिन बहू बाजार से खाना बनाने का सामान खरीद कर लाकर बोलती है, चलो मेरे जादुई हाथ, दो मेरा साथ, क्योंकि आज इस नई बहू को विलायती खाना पकाना है, जिसमें पास्ता, पिज्जा, मोमोज और नूडल्स जैसी चाइना टाउन का खाना है। इसलिए मुझे अपने जादुई हाथों की हेल्प की बेहद जरूरत है। बहू के दोनों हाथ तेजी में सब्जियों की काटा पीटी करके कॉन्टिनेंटल खाना बनाते हैं। एक जादुई हाथ से बहू नूडल्स बनाती तो दूसरे से पास्ता। कुछ देर बाद, शुक्रिया मेरे जादुई हाथ, तुमने मेरी बहुत हेल्प की। अब फटाफट से मेज पर खाना लगाती हूँ। थोड़ी देर बाद सभी चाय पीकर बैठकर खाना खाने लगते हैं और तभी राजीव का सीनियर शैलेश कहता है, भाई वाह भाभी, क्या कॉन्टिनेंटल खाना बनाया है। आप चाहें तो अपने हाथों के स्वाद से बड़े बड़े शेफ की छुट्टी कर दे। मजा आ गया। राजवीर, कल से तुम मेरे मैनेजर बनकर काम करोगे। थैंक यू सो मच सर। सभी जन मिलकर बहू की बड़ाई कर रहे थे, मगर बहू मन ही मन अपने जादुई हाथों को शुक्रिया अदा कर रही थी। शुक्रिया मेरे जादुई हाथ, तुमने ससुराल में पहले दिन से ही मेरी हेल्प की। तुम्हारे नपे तुले मिर्च मसाले से भरपूर खाने के स्वाद में ही मेरे रिश्तों में मिठास घुल चुका है। नई बहू के हाथों के जादू से शकुंतला हर घर में पहचानी जाने लगी। अब राजवीर का पद भी ऊंचा उठ गया और ये केवल नई बहू के जादुई हाथों के भरपूर स्वाद के मेल मिठास से नामुमकिन हो सका। भिखारी ननद भाभी बनी करोड़पति। दौलतपुर गांव में चेताली और मिताली नाम की ननद भाभी रहा करती थी। मिताली का पति प्रवीण कपड़ों का थोक व्यापारी था, जो बड़े बाजार में होलसेल में कपड़े बेचा करता था। उनका जीवन कम में भी खुशी के साथ रहा करता था। ननद भाभी में बहनों जैसा प्यार था। चैताली, जरा दरवाजे पर देखो तो तुम्हारे भैया कहाँ रह गए? नहीं भाभी, भैया दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। ये सुनकर चैताली सुर्ख लाल साड़ी में सजी धजी हुई रसोई घर से बाहर आकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी चैताली मुस्कुराते हुए कहती है, बेचारी मेरी भाभी, इतने घंटे लगाकर मेरे भ्राता श्री के लिए सजी धजी, लगता है भैया के आने तक आपके चेहरे का मेकअप मात दे जाएगा। चैताली, आज के दिन तो अपनी भाभी को मत सताओ। अरे भाभी, आज का दिन तो बेहद खास है, क्योंकि आज ही के दिन तो ठीक 3 साल पहले हम दोनों भाभी और ननद के नाते में बंधी थी। मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ जो मुझे माँ जैसी भाभी मिली। चैताली अभी ऐसा कह ही रही थी कि अचानक तेज आंधी तूफान उठ जाता है और बिजली की गड़गड़ाहट पूरे गांव में नगाड़े की नाई गूंज उठती है। ये देखकर मिताली घबरा कर कहती है, ये अचानक से मौसम को क्या हो गया, जाने प्रवीण कहाँ रह गए। मिताली अभी ऐसा कह ही रही थी, तभी फोन की घंटी पूरे घर में गूंज उठती है। चैताली झट से फोन उठाती है। तभी वह कुछ ऐसा सुनती है कि फोन झुंझलाहट के साथ उसके हाथों से छूट जाता है। क्या हुआ चैताली? फोन पर कौन था? भाभी, भैया।
इतना कहने के बाद दोनों ननद भाभी भरी बरसात में नंगे पांव दौड़ती भागती हुई एक सड़क पर पहुंचती हैं, जहां खड़ी भीड़ को चीरते हुए वह देखती हैं कि प्रवीण बिजली की तारों में मरा पड़ा है। प्रवीण का चेहरा पीला पड़ चुका था। कुछ देर बाद बरसात तो थम जाती है, मगर ननद भाभी के आंखों के आंसू सूखने का नाम नहीं लेते। 2 दिन बाद ये सब क्या हो गया भाभी? भैया हमसे दूर क्यों चले गए? शायद भगवान को हमारी खुशियां खल रही थी चैताली, इसलिए तो उसने क्षण भर में हमारे हंसते खेलते घर परिवार को क्षणभंगुर कर दिया। ऐसा कहते हुए ननद भाभी का दर्द उदास आंखों से फूट पड़ता है। तभी उनके दहलीज पर रईस रायचंद दस्तक देते हुए बरसाती बादल की तरह गरजते हुए कहता है, अरे ओ चैताली मिताली, कहाँ हो दोनों? बाहर आओ। इतनी भोर सवेर कौन हो सकता है? चलकर देखते हैं चैताली। अगले ही पल, अरे रायचंद साहब, आप यहाँ? हाँ मैं। प्रवीण ने मुझसे कपड़ों के कारोबार के लिए लाखों रुपए का कर्ज लिया था। ससुरा सूद ब्याज दोनों खाकर मिट्टी में मिल गया। अब उसकी भरपाई तुम दोनों ननद भाभी करोगी। चलो उठाओ अपनी गठरी और निकलो यहाँ से। इतने बेरहम ना बनो रायचंद जी, हम ननद भाभी के पास कोई दूसरा आसरा भी नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? जाओ, जाकर किसी मंदिर की सीढ़ी पर हाथ पसार कर भीख मांगो, दोनों ननद भाभी। बेघर हुई ननद भाभी आंखों में आंसू लिए नंगे पांव निकल पड़ती हैं। आंसू पोंछ लो भाभी, आपको याद है भैया हमेशा कहते थे आंसू बहाना बुज़दिली है। ऐसा कहते हुए दोनों ननद भाभी काम की आस में लोगों का किवाड़ खटखटाने लगती हैं, मगर हर ओट से उन्हें निराशा ही मिलती है। ढलते सांझ के साथ उनका ढांढस घटना शुरू हो जाता है। भूख से छनछनती हुई ननद भाभी एक दूसरे को निहारती हुई बोलती हैं, देखो भाभी, सूरज ढल गया है और मुझे भूख भी लगी है। वो देखो चैताली, वहाँ मंदिर में बड़ी भीड़ लगी है। शायद कोई धनी व्यक्ति भंडारा करा रहा है। चलो चलते हैं। भूख से छछनती हुई दोनों ननद भाभी भिखारियों के संग भीड़ की कतार में लग जाती हैं। काफी देर बाद उन्हें खाना मिलता है। दोनों ननद भाभी भिखारियों के बीच बैठी खाना खाने लगती हैं और धीरे धीरे दोनों ननद भाभी भिखारियों के भीड़ में मिल जाते हैं। भगवान के खेल भी कितने अजीब हैं ना भाभी, जब चाहता है राजा को रंग और जब मन चाहे करोड़पति को भी भिखारी बना देता है। देखो आज हम दोनों ननद भाभी भी भिखारी बन गई। हाँ चैताली, भगवान इंसानों को अपने इशारों पर जब चाहे कठपुतली की तरह नचा सकता है। अब देखो ना, बेरोजगारी और भूख की मार ने आज हम दोनों ननद भाभी को भी इस मंदिर की सीढ़ियों से मिला दिया। ऐसे ही समय बीतता है। दोनों ननद भाभी भिखारी बनकर अपना जीवन यापन करती हैं। तभी एक रोज रायचंद उस मंदिर में आता है। सभी भिखारियों की भीड़ उसे घेर लेती है। फिर जैसे ही रईस रायचंद की निगाह भिखारी ननद भाभी पर पड़ती है, वह हंसी उड़ाते हुए कहता है, तुम दोनों ननद भाभी की दशा तो बड़ी निराली हो गई है। मुझे नहीं पता था कि मेरी भविष्यवाणी तुम ननद भाभी को भिखारी बना देगी। देखो कैसे चिथड़ों में जिंदगी काट रही हो तुम। राम राम, कैसे बुरे दिन आ गए तुम्हारे। रायचंद अपनी रईसी के रुझान दिखाकर दोनों ननद भाभी को नीचा दिखाता है, जिस कारण भिखारन ननद भाभी की आंसू से भरी आंखें डबडबा जाती हैं। समय बीतता है। दोनों ननद भाभी भीख मांगकर अपना पेट भरती थी। फिर एक दिन एक गाड़ी मंदिर के पास से गुजरती है, जिसमें सवार एक शख्स कहता है, सुनो सुनो सुनो, बढ़ती हुई भीषण सर्दियों के कारण सरकार का आदेश है कि अगले 1 माह तक सभी हॉल्ट बाजार से लेकर मंदिर बंद रहेंगे। सभी श्रद्धालु और भक्तजनों से अनुरोध है कि अपने घर में रहें। ऐलान सुनकर भिखारी ननद भाभी झुंझला उठती हैं। शब्द मानो उनका साथ छोड़ देते हैं। तभी वह कहती हैं, अब क्या होगा भाभी? मंदिर के द्वार बंद पड़ने से हम ननद भाभी तो दाने दाने के घटी के चलते भूखे मर जाएंगी। काफी देर सर खपाने के बावजूद भी भिखारन ननद भाभी किसी नतीजे तक नहीं पहुंचती। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। भूख के कारण उनका चेहरा बेहद फीका पड़ जाता है, मगर पूरा गांव मानो गहरे सन्नाटे में सोया था। सिसियाते दर्द लहजों में जूझती हुई भिखारन ननद भाभी के कदम खाने के कौर के लिए कूड़ेदान में पहुंच जाते हैं, जहां पड़ी सूखी रोटियां देखकर उनकी आंखों में एक ललक उभर आती है और वह उन रोटी पर लपक पड़ती हैं। तभी चैताली की नजर एक चमकती हुई पर्ची पर पड़ती है। भाभी, ये कूड़ेदान में कैसी पर्ची है? अरे चैताली, इस कूड़े की च में बघार के सिवाय क्या होगा? तुम खामखा सर मत खपाओ। मगर भाभी, ये तो कोई लॉटरी की टिकट लगती है। इसके पीछे लॉटरी की टिकट बेचने वाले का पता भी दर्ज है।
ये देखकर दोनों ननद भाभी की आंखों में एक आस उजागर हो जाती है, जिसके बाद भागती हुई उस पते पर पहुंचती हैं जहां रॉबिन नाम का एक शख्स लॉटरी की टिकट बेच रहा होता है। उसके चारों ओर बड़ी भगदड़ मची होती है। वह जैसे ही उसे लॉटरी की टिकट दिखाती है, रॉबिन खुशनुमा अंदाज में कहता है, बहुत बहुत बधाई आप दोनों ननद भाभी को। भैया आपकी पूरे 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। रॉबिन के मुंह से इतनी बड़ी रकम सुनकर दोनों ननद भाभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। 5 करोड़? भाभी, मुझे तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा कि हम दोनों करोड़पति बन गई। रॉबिन की सहायता से ननद भाभी की लॉटरी की रकम मिल जाती है, जिसके बाद वह रायचंद के कर्ज के बड़े बोझ को चुकता करके अपना घर वापस पा लेती हैं और उस मिट्टी पर एक आलीशान बड़े से घर की नींव रखती हैं, जहां ऐशो आराम की सभी चीज मुहैया होती है, और मुंडेर पर खड़ी पूरे गांव को निहारती हुई कहती हैं, देखो भाभी, एक बार फिर हम ननद भाभी के भले दिन आ गए हैं। अब हमें अपनी पेट की आग बुझाने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगना पड़ेगा। हाँ चैताली, अब हमें दर दर की ठोकर खाते हुए भूखे प्यासे ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ेगा और ना हमारे पाँव को पत्थर से ठेस लगेगी। इस तरह भिखारन ननद भाभी का जीवन अर्श से फर्श पर पहुंच जाता है। दुख जितना बड़ा हो, उसका प्रतिफल उतना ही बेहतर होता है। कल तक जो नंद भाभी भीख पर निर्भर थी, आज वह भिखारियों को निष्दिन खाना बांटती नजर आती हैं। ठंड में गरीब दर्जी की बेटी। वो गरीब दर्जी आंखें गड़ाए हुए सिलाई मशीन पर बैठी लोगों के कपड़े सिल रही थी कि अचानक से उसके हाथ रुक जाते हैं। लाख लोगों के कपड़े सिलकर भी अब तक घर का किराया नहीं जुड़ा और मकान मालिक ने मुझे कल तक की मोहलत दी है। क्यों भगवान, मेरी किस्मत पर अपनी कलम चलाकर मुझे गरीब बनाकर क्या मिला? अब बस कल इस लाचार माँ की लाज रखना। जैसे तैसे रात गुजरती है कि सवेरे की किरण छटते ही मनचंद जोर जोर से दरवाजा पीटकर बोलता है, दामिनी, अरे ओ दामिनी, दामिनी, अरे दरवाजा खोलो। अरे मनचंद जी, आप यहाँ? अरे क्यों, क्या अब मेरी ही जमीन पर कदम रखने के लिए मुझे मलकियत मांगनी पड़ेगी? जल्दी से मकान का पैसा दे। इस बार मैं तेरी बहानेबाजी में आकर तुझे बख्शने वाला नहीं हूँ। मनचंद जी, मुझे थोड़े से वक्त की मोहलत दे दीजिए। मेरे पति काम करने परदेश गए हैं, उनके आते ही मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। ये सुनकर मनचंद जोर जोर से हंसते हुए कहता है, क्या कहा? तेरा पति परदेश गया है? अरे अपने दर्जी की दुनिया से बाहर निकल। परसों तेरे पियक्कड़ पति की लाश चौराहे पर पड़ी थी, और इतना ही नहीं, लाश को लावारिस जानकर नगर पालिका के लोग उसी दिन उसे उठा के ले गए, और अब तुम दोनों माँ बेटी भी चलती बनो यहाँ से। मनचंद जी, मुझ गरीब पर ऐसा गजब मत करिए। मुझे और मेरी बेटी को बेघर मत कीजिए। हम कहाँ जाएंगी? अरे कहीं भी जाकर मरो, मुझे उससे क्या करना है। उस दिन गरीब दर्जी दामिनी के सर पर जैसे दोहरे दुखों का पहाड़ आ गिरा था। वो खुद को संभालते हुए सिलाई मशीन और कुछ जरूरत का सामान लेकर निकल पड़ती है, लेकिन बगैर पैसों के उन्हें पनाह देता भी तो कौन। चलते चलते वो एक पाइपलाइन के पास आकर पहुंच जाती है। माँ, हम यहाँ क्यों रुक गए? रानी बेटी, इस वक्त तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं, इसलिए अब यही हमारा घर है। रानी सिर्फ 10 साल की ही थी, मगर उसके अंदर दुनियादारी की बड़ी समझ थी। अब दोनों माँ बेटी ने बड़े से पाइपलाइन के अंदर ही अपना बसेरा बना लिया। दिन बदलते गए और सर्दियां शुरू हो गई। माँ, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। हम ये ठंड का मौसम इस पाइपलाइन में कैसे काटेंगे? तू चिंता मत कर रानी बिटिया, मैं कुछ करती हूँ। अपनी बेटी को दिलासा देते हुए वो दर्जी माँ लोगों के घर का दरवाजा खटखटाकर लोगों को कपड़े सिलने की बात बताती है, मगर उसका बिगड़ा हुआ होलिया देखकर सभी उस गरीब दर्जी को दुत्कार देते हैं। हर जगह देख लिया, कोई भी मुझसे कपड़े नहीं सिलवाना चाहता। अब क्या होगा? अब क्या होगा? बगैर पैसे की मैं मेरी बेटी के खातिर स्वेटर कैसे खरीदूंगी? दामिनी खुद में बड़बड़ाती हुई आगे बढ़ ही रही होती है कि उसके कदम एक रईस घर के आगे रुक जाते हैं। शायद यहाँ बात बन जाएगी। बहन जी, दरवाजा खोलिए। एकाएक झटके से दरवाजा खुलता है और सामने खड़ी मंजुला झझकते हुए कहती है, कौन हो तुम? क्यों दरवाजा खटखटा रही हो? माफी चाहती हूँ बहन जी, मैं एक गरीब दर्जी हूँ। पैसे की तंगी के चलते मेरा घर छिन गया, जिस मारे मैं और मेरी बेटी बेघर हो गए हैं।
यहाँ पास ही के पाइपलाइन में रहती हूँ। अगर आपको कपड़े सिलवाने हो तो मुझे बताना। अरे बाजार में टेलर की कमी पड़ गई है क्या, जो मैं तुझ जैसी गरीब दर्जी को अपने कपड़े सिलने को दूंगी? चल भाग यहाँ से, पता नहीं चले आते हैं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर। इस तरह मंजुला बेरुखी दिखाकर गरीब दर्जी के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। दामिनी सारे रास्ते सोचते हुए पाइपलाइन में पहुंचती है। गुजरते दिनों के साथ ठंड का मौसम बड़ी बर्फबारी में बदल जाता है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है, सुनो सुनो सुनो, बढ़ते बर्फबारी के कारण कई रास्ते बंद हो गए हैं। साथ ही बाजार के सभी रास्ते भी बर्फबारी से बंद हो गए हैं। अपने घरों में ही बने रहें। सरकार का ऐसा ऐलान सुनकर मंजुला माथे पर हाथ धरकर कहती है, हायरी मोरी मैया, शादी का दिन इतना पास आ गया है, अब तक तो मेरी बेटी लीला का लहंगा भी नहीं सिला है। माँ, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि समय से लहंगा सिलवा लो। मेरी शादी में सिर्फ 1 सप्ताह बचा है और सब कुछ अगले 1 महीने तक बंद है। अब क्या पहनूंगी मैं? मंजुला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी आंखों पर उस गरीब दर्जी की छवि उभर आती है और वो कपड़ा लिए उस पाइपलाइन के पास आती है जहां दोनों माँ बेटी ठंड से ठिठुर रही थी। तभी दामिनी बाहर आती है। अरे बहन जी आप, हाँ वो बर्फबारी के कारण बाजार बंद हो गया है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तू मेरी बेटी का लहंगा सिल। अगर मेरे दिए समय तक तूने ये लहंगा सी दिया तो बदले में मैं तुम्हें 30,000 रुपए दूंगी। याद रहे, ये लहंगे का कपड़ा बहुत कीमती है, इसीलिए कोई भी भूल चूक मत करना, वरना खामियाजा तुम्हें भरना होगा। दामिनी को अपने हाथों की सिलाई पर आंखें बंद करके भरोसा था, इसलिए 30,000 की रकम सुनकर उसकी आंखों में ठंड को मात देने की आस छिटक पड़ती है। वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी। फिक्र मत कीजिए बहन जी, मैं ये लहंगा सिलूंगी। मंजुला वहां से चली जाती है और नन्ही सी रानी बोलती है, देखो माँ, भगवान ने जहाँ सभी के लिए सारे रास्ते इसलिए बंद कर दिए ताकि मेरी दर्जी माँ को कपड़े सिलने का मौका मिल सके। तू बिल्कुल सही कहती है रानी बेटी, मुझे आज से ही काम शुरू करना होगा। माँ, आप सिर्फ अपना लहंगा सिलो, खाना आपकी बेटी बना लेगी। रानी के शरीर पर सिर्फ एक कोरा कपड़ा था जिसमें ठंड उसके शरीर को आर पार कर रही थी। वो जल्दी से लकड़ियां चुनकर लाती है और चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। वो जलता चूल्हा ठंड में गरीब रानी के शरीर को कुछ पल के लिए ही सही मगर गर्माहट दे रहा था। कुछ देर बाद, माँ देखो, कितनी देर रात हो गई है, खाना खा लो। रानी बेटी तू सो जा, मुझे आज रात भर में लहंगे का ब्लाउज बनाना है, क्योंकि लहंगे की बनावट में ज्यादा समय जाएगा। वो मजबूर दर्जी माँ अपनी भूख प्यास मारकर अपनी मेहनत में इस कदर मगन थी कि उसे सर्दी के सिहरते अपने रोए तक नहीं दिख रहे थे। रानी जल्दी से खाना लेकर अपनी माँ का हाथ रोकते हुए खाना खिलाने लगती है। पहले कुछ खा लो माँ, खाओगी नहीं तो काम कैसे करोगी? ये सुनकर दामिनी की आंखों में ठहरे हुए आंसू फूट पड़ते हैं और वो फपक फपक कर रोते हुए बोलती है, भगवान मुझ गरीब माँ को कैसा दिन दिखा रहा है। जिस उम्र में तेरे हाथों में कलम होना चाहिए, उस उम्र में तेरे कच्चे कंधों पर चूल्हा चौका संभालने का बोझ आ गया है। माँ, तुम खुद को दोष क्यों देती हो? मुझे अच्छा जीवन देने के लिए जब मेरी दर्जी माँ ठंड को भूलकर भूखे प्यासे मेहनत कर रही है, तो मैं इतना भी नहीं कर सकती? फिर दोनों माँ बेटी खाना खाने लगती है। थाली में सिर्फ प्याज और कुछ रोटियां थी, लेकिन कहते हैं ना कि भूख में तो रूखा सूखा भी अमृत का स्वाद देता। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, साथ ही सर्दी का कहर बढ़ रहा था। मगर गरीबी में मजबूर माँ बेटी के पास सर्दी का कहर काटने के सिवा कोई चारा नहीं था। दामिनी बिना रुके लहंगा सिलने में व्यस्त थी। उस गरीब दर्जी माँ की कई दिनों की बड़ी मेहनत ने गहरा रंग दिखाया। मंजुला ने जब अपनी बेटी का सिला लहंगा देखा तो वो बड़ाई करने लगी। अरे वाह, कितना सुंदर लहंगा सिला है तुमने, इतना अच्छा बनावट दिया है तुमने ब्लाउज में, और लहंगा भी कितना लाजवाब सिला है। सच कहा है कहने वाले ने कि भगवान जिसे गरीब बनाता है उसके हाथों में कला कूट कूट कर देता है। मुझे तुम्हारी सिलाई बहुत पसंद आई, इसीलिए मैं तुम्हें 30 के बदले 50,000 रुपए देती हूँ। और तुम बेफिक्र रहो, मेरे सोसाइटी में बहुत सी लेडीज हैं
जिन्हें मैं तुम्हारे बारे में बताऊंगी। शुक्रिया बहन जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो आपने मुझ गरीब दर्जी पर भरोसा करके अपना महंगा लहंगा सिलने को दिया। आखिर में उस गरीब दर्जी माँ को उसकी सिलाई के मूल के पूरे 50,000 रुपए मिले, जिससे वो पाइपलाइन से निकलकर एक किराए का कमरा लेकर सर्दी के संसाधन भी खरीद लेती है। देखो रानी बेटी, तुम्हारी दर्जी माँ ने तुम्हारे लिए 4 दीवारी का कमरा ले लिया। अब हमें ठंड में और नहीं ठिठुरना पड़ेगा और ना कोहरे का कहर काटना पड़ेगा। माँ, क्या अब मैं स्कूल जा पाऊंगी? हाँ मेरी बेटी। अंत में गरीब दर्जी माँ ने अपनी बेटी को स्कूल में दाखिला दिलाया और लगातार पूरे लगन से मेहनत करती चली गई। इस तरह गरीब दर्जी माँ बेटी का संकरा सफर मेहनत से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चला जाता है। ठंड में भुट्टा बेचने वाले सास ससुर। मुबारकबाद नाम का एक शहर था जहां गांव की बस्तियां भी बसी हुई थी। वहीं रुपेश नाम का एक गरीब किसान था जिसके भुट्टे के खेत थे। उसके घर में उसकी पत्नी सरिता और 7 महीने की गर्भवती बहू सोनम थी, जिसके 4 महीने पहले ही पति का स्वर्गवास हो गया था। ऐसे में घर में एक अजीब सा वातावरण फैल जाता है, क्योंकि सोनम एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। वहीं उसके साथ उसका पति नहीं था। घर में खर्चे चलाने के लिए आमदनी खत्म हो चुकी थी और 1 महीने से रुपेश के खेत के भुट्टे बिके नहीं थे। सब आंगन में बैठे चाय पी रहे थे कि रुपेश कहता है, अब क्या होगा, जेब में महीनों से एक भी पैसा नहीं आया और हमारे पुराने ग्राहक जो मक्का का आटा बनाने के लिए हमसे भुट्टे ले जाते थे, उन्होंने भी लेना बंद कर दिया। ऐसे में हमारे अनाज खराब हो रहा है और घर में पैसे नहीं है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी सोच में मैं डूबी जा रही हूँ जी कि अब क्या होगा। हमारे घर का चिराग भी आने वाला है और कोई इंतजाम नहीं है। बहू के लिए पौष्टिक आहार भी नहीं बन पा रहा। माँ जी, आप इतना मत सोचिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहू, तुझे नहीं चाहिए लेकिन तेरे होने वाले बच्चे को तो चाहिए, और इस समय तुझे और बच्चे को ताकत की चीज खानी चाहिए जो कि हम तुझे दे नहीं पा रहे हैं। काश हम कुछ और काम करके पैसे ले पाते तो घर की सारी दिक्कतें खत्म हो जाती। पापा जी, मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम भुट्टो को भूनकर बेचना शुरू कर दें। इससे कुछ भुट्टो की बिक्री तो होगी, क्योंकि इतने सारे भुट्टे काम में नहीं आए तो वो खराब हो जाएंगे। बेहतर होगा हम इन्हें नींबू नमक लगाकर बेचना शुरू कर दें, और ठंड में हर कोई भुट्टो का मजा लेना चाहता है। अरे हाँ बहू, ये तो तूने बहुत अच्छा सुझाया। कुछ नहीं तो 150-200 का खर्चा तो आएगा। हम दोनों भुट्टो को मिलकर बेचेंगे, क्यों जी? अरे नहीं नहीं माँ जी, आप परेशान मत होइए, मैं भुट्टे बेच सकती हूँ, मैं ही जाऊंगी बेचने। नहीं बहू, ऐसी अवस्था में हम तुम्हें बाहर भुट्टे बेचने के लिए नहीं भेज सकते। न तुम आराम कर पाओगी न बच्चे को आराम होगा। तुम घर पर रहना। अपने सास ससुर को इतना भी बुरा मत समझो कि वो कुछ कर ना पाए। हमसे भी ज्यादा बूढ़े लोग बाहर काम करते हैं। हाँ बहू, तेरे ससुर जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, हम बेच लेंगे, तू टेंशन मत ले। जी माँ जी। इस तरह सब अपना काम करते हैं। अगले दिन सास ससुर खेत में भुट्टे तोड़कर 3 बजे जाकर ही मंडी में भुट्टे बेचना शुरू कर देते हैं। सरिता कोयले की आंच बढ़ाने के लिए छोटे से पंखे से हवा कर रही थी और ससुर आवाज लगाता है, आइए आइए, गर्मा गर्म भुट्टे लीजिए, काले नमक से तैयार, सारा नींबू लगाकर खाइए चटपटा भुट्टा। आइए आइए, मोटा ले लीजिए, सिर्फ 10 रुपए का एक भुट्टा, 10 रुपए का एक मसाला भुट्टा। आहा, भुट्टे का नाम सुनकर ही खाने का मन कर गया। सुनिए, जरा मुझे एक नींबू मारकर भुट्टा तो दे दीजिए। लो बेटा, खा लो। सुनिए, जरा मुझे भी भुट्टा दे दीजिए। लो बेटा, खा लो, ठंड में भुट्टे खाने का मजा ही कुछ और है। ऐसा करिए, 4 भुट्टे पैक कर दीजिए। अभी करते हैं बेटा। जिस तरह सर्दी बढ़ती है उसी तरह दोनों के पास धीरे धीरे लोग भुट्टे खरीदने आते हैं। इससे पहले दिन ही उनके सारे भुट्टे खत्म हो जाते हैं। घर जाकर जब वो पैसे गिनते हैं तो कहते हैं, अरे वाह, गजब हो गया। बहू सरिता, तुम दोनों जानते हो हमारी कितनी बिक्री हुई है भुट्टे से? पूरे 3000 की। इससे तो हम अपने घर का सारा राशन ले आएंगे और बहू को भी कुछ न कुछ पौष्टिक आहार बनाकर खिलवा देंगे। बहू, तुम्हारा आइडिया तो काम कर गया। अब तो कल से हम दोनों को ज्यादा भुट्टे ले जाने होंगे बेचने के लिए। हाँ बिल्कुल।
चलो अच्छा है माँ जी, पहले दिन ही हमें लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला, अगले दिन और भी अच्छा जाएगा। हाँ बहू। उस दिन सास पौष्टिक आहार बनाकर अपनी बहू को खिलाती है। अगले दिन दोनों सास ससुर मेहनत से भुट्टे भून कर बेचते हैं। देखते ही देखते उनके भुट्टे बेचने का व्यापार चल जाता है। रोज के ग्राहक उनसे सुबह शाम भुट्टे लिया करते थे। धीरे धीरे उनके घर की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई। साथ ही 9 महीने पूरे हो जाने पर सोनम का बेटा जन्म लेता है। समय बीतता है। 3 महीने के बेटे को लेकर दोनों सास बहू भुट्टा बेच रही थी, क्योंकि रुपेश की तबीयत खराब थी, आराम कर रहा था वो। आइए आइए भुट्टा लीजिए, गर्मा गर्म, सर्दी के महीनों में खाइए मसाले वाला भुट्टा, चटपटा नींबू वाला भुट्टा। सुनिए, मुझे 3 भुट्टे भून कर दे दीजिए। अरे आप पर चीज कॉर्न है क्या? अरे वो क्या होता है बेटा? अरे आंटी, उसमें भुट्टे के दाने और चीज होती है, मसाले होते हैं, वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा बेटा। माँ जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम भुट्टे से बनी और भी चीजें बनाकर बेचे। हाँ बहू, ये तूने अच्छा बताया, पर अब ये सब तो हमें बनाना आता ही नहीं। माँ जी, ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और अब तो चिंटू आ गया है, तो इसे पापा जी संभाल लेंगे, जब तक मैं ये सारी चीजें बनाकर तैयार कर दूंगी। हाँ बहू, लेकिन तू अभी भी नहीं बेच सकती है। चिंटू अभी छोटा है तो घर पर ही रहेगी। बस तू घर पर रहकर सामान तैयार कर दिया कर, हम दोनों इसे बेच देंगे। ठीक है माँ जी। तभी चिंटू रोने लगता है। बहू, ये रो रहा है, घर चलते हैं, वैसे भी सारे भुट्टे बिक चुके हैं। ठीक है माँ जी। अरे बेटा चुप हो जा, रोती नहीं, चल रहे हैं अभी घर पर। ले 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 ले। दोनों सास बहू घर आ जाते हैं। सरिता अपने पति के पास बैठकर उसे चाय पानी दवाई पूछती है। वहीं लेटे लेटे चिंटू खिलौने से खेल रहा था। अगले दिन सोनम YouTube से अलग अलग तरह के भुट्टों से बनी रेसिपी बनाना सीख जाती है और बनाकर तैयार कर देती है और कहती है, माँ जी, पापा जी, आप मुझे तो अपने साथ ले जाने से रहे, इसलिए मैं बता देती हूँ। ये भुट्टे के दाने से बना चीज कॉर्न है, इसे आप अब 40 रुपए का बेचना। और ये कुल्हड़ मसाला कॉर्न है, ये 20 रुपए का एक कुल्हड़ कप है। और ये भुट्टे का चाट है, सादा सिर्फ 10 रुपए का। और उबले भुट्टे की छल्ली बनाना तो आपको आता ही है। ठीक है बहू, हम समझ गए। मेरी और तबीयत बिल्कुल ठीक है, तू मेरी फिक्र मत करियो, ना अपनी माँ जी की। हाँ माँ जी। ऐसा कहकर वो एक रेडी पर भुट्टा भूनकर और उबला हुआ भुट्टा बेचते हैं। दूसरी रेडी पर सरिता भुट्टों के दाने से बनी अलग अलग प्रकार की चीजें बेचती है। आइए आइए, सर्दी के मौसम में अब हमारे पास आप भुट्टे के चटपटे चाट को भी जग सकते हैं, और कुल्हड़ वाला चीज कॉर्न चाट भी। आइए आइए, जल्दी आ जाइए। भुट्टे लीजिए, भुट्टे गर्मा गर्म, नींबू नमक लगाकर भुना हुआ भुट्टा लीजिए, और छल्ली वाला भुट्टा भी लीजिए। अरे अंकल, मुझे दोनों तरह के भुट्टे दे दीजिए। ये लो बेटा। अरे वाह आंटी, अब तो कुल्हड़ वाला चीज कॉर्न भी बेचने लग गई। ऐसा कीजिए, मुझे ये तीनों पैक कर दीजिए। कितने हुए आंटी टोटल? ये लो बेटा, तीनों पैक कर दिए। राम चले जाना, गर्म है। 70 रुपए हो गए टोटल। ये लीजिए आंटी पैसे। हाँ हाँ आंटी, ये तो आपने बहुत अच्छे बनाए, मेरे फेवरेट हैं। अब तो मैं आपसे रोज आकर लूंगी। हाँ हाँ बेटा, जरूर। सर्दी में भुट्टे के दानों से बनी चीजें खाने का मजा ही कुछ और है। जी आंटी। इस तरह उनके बनाए भुट्टों की नई रेसिपी लोगों के जुबान पर चढ़ने लगती है। देखते ही देखते वो भुट्टे बेचने के लिए मशहूर हो जाते हैं। कुछ सालों में वो अपनी एक बड़ी दुकान खोल लेते हैं, जिस पर वो भुट्टे से बनी हर प्रकार की चीज बनाते हैं। पैसे आने से वो अपने लिए एक नया घर बनवा लेते हैं। साथ ही चिंटू छोटी सी साइकिल भी चलाया करता था। ऐसे ही एक दिन दुकान पर काले कोट में एक आदमी आकर कहता है, जी नमस्कार, मैं ताज होटल का मालिक हूँ। मैंने आपके हाथ के बने चीज कॉर्न, चाट, कुल्हड़ कॉर्न सब ट्राई किया है, जो मुझे बहुत पसंद आया। ये मैं अपने होटल के मेन्यू में भी रखना चाहता हूँ। साथ ही आपको पार्टी इसके लिए ऑफर करना चाहता हूँ। छोटी मोटी पार्टी में सब आपसे ही उठाया करूंगा मैं। क्या आपको ये मंजूर है? बहू बताओ बेटा, क्या ये ठीक रहेगा? पापा जी, बहुत अच्छा मौका है, हमें हाँ कर देनी चाहिए। ठीक है सर, तो हमें आपकी ये बात मंजूर है। हम आपके होटल में हम अपनी कॉर्न रेसिपी बनाएंगे। ठीक है, तो कल से आप वहां पर भी ये रेसिपी बनाना।
ऐसा कहकर वो चला जाता है। दूसरे के होटल में ये बनाने से उनकी बनाई चीजों को लोग ज्यादा पसंद करते थे और उसके प्राइस भी उन्हें काफी अच्छे मिलते थे। कुछ समय में उन्होंने अपना एक दूसरा रेस्टोरेंट खोल लिया जहां पर अनेक कारीगर भुट्टे के बने दानों से बनी रेसिपी बनाते थे और सोनम उस रेस्टोरेंट को हैंडल करती थी।